Hello everyone, I am Nisha Verma. Welcome to my YouTube channel Study Podium. So here is a new video on a new topic of Indian polity. So from this video we are going to discuss a new act under the Crown Rule, and the act is the Indian Council Act of 1861. Indian Council Act of 1861 का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे। शुरुआत करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, अनदर एक्ट ऑफ क्राउन रूल। ओके, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इंट्रोडक्शन। ओके, felt the necessity of seeking cooperation of Indians in the administrative function of their country। देखिए 1857 की जो क्रांति रही थी वो जो है एक विद्रोह रहा था, सैन्य विद्रोह रहा था। ठीक है, उसके बाद जो है जैसे कि आप जानते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा सचेत हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने ये देखा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है कंट्री का वो अच्छे तरीके से चल जाए, इसलिए इंडियंस का कॉपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले जो था इंडियंस जो है बिल्कुल भागीदारी नहीं थे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में, तो जो है उसकी वजह से उनके अंदर गुस्सा जो है कहीं ना कहीं रहा ही होगा कि भाई हमारी ही कंट्री है, हमें ही भागीदारी नहीं दी जा रही है। तो उस चीज़ को देखते हुए जो है वो सारे डिमेरिट्स जो तब रहे थे उनको उनकी पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में इंडियंस की कॉपरेशन के लिए, उनकी सहभागी के लिए जो है इस एक्ट को जो है इसकी नीड को जो है महसूस किया गया। सेकेंड पॉइंट है 3 एक्ट्स वर इनेक्टेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1861, 1892 एंड 1909। 3 एक्ट्स को जो है लागू किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1861, 1892 और 1909 के एक्ट जो है वो यही एक्ट थे जो इस ज़रूरत को समझते हुए, इस ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए इन्हीं 3 एक्ट्स को जो है लागू किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के। We come to the next point. The Indian Council Act of 1861 is an important landmark in the constitutional and political history of India. अब देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 जो था वो एक बहुत ही महत्व जो है रखता है भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में। ठीक है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। तो देख लिया हमने इंट्रोडक्शन की क्यों जो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 को जो है इंट्रोड्यूस किया गया, इसकी नीड क्या थी, ये सब हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब चलते हैं फीचर्स की तरफ कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के फीचर्स क्या रहे थे। तो साइलेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के साइलेंट फीचर्स को अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट फीचर इज बिगनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद लॉ मेकिंग प्रोसेस। देखिए जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है उनकी शुरुआत की गई कैसे, उनमें इंडियंस को जो है जोड़ा गया। ठीक है, विद लॉ मेकिंग प्रोसेस। लॉ मेकिंग प्रोसेस के जो होती थी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की, उनके अंदर जो है इंडियंस को भी भागीदारी जो है दी गई इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके चलते जो है क्या हुआ कि कई इंडियंस को जो है वायसराय ने जो है कई इंडियंस को जो है वो एक नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पर जो है काउंसिल के अंदर जो है जगह दी। काउंसिल के अंदर जो है उन्हें जो है एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पर जो है ऐड किया। सेकंड पॉइंट देखते हैं। इन 1862 लॉर्ड कैनिंग द देन वायसरॉय नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल, द राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ठीक है, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने जो है क्या किया गया, जो कि तब के वायसराय थे। ठीक है, उन्होंने जो है 3 इंडियंस को जो है अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो है नॉमिनेशन दिया, मतलब उन्हें नॉमिनेट किया अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में। पहले थे द राजा ऑफ बनारस, ठीक है, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ओके,
थर्ड पॉइंट देखते हैं, इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। अब देखिए इसके अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के अंतर्गत क्या किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस का इनिशिएशन हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया थी उसकी जो शुरुआत थी इससे हुई। कैसे? क्योंकि जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी, ठीक है, लेजिस्लेटिव जो पावर होती है वो जो है किसको दी जा रही थी, बॉम्बे और जो है मद्रास प्रेसिडेंसीज, उनको जो है लेजिस्लेटिव पावर्स दी जा रही थी, जिससे कि क्या हो रहा था, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा था, यानी कि पावर को सेंटर तक ही जो है सीमित नहीं रखा जा रहा था, उसे जो है प्रेसिडेंसीज को भी जो है दिया जा रहा था। तो जो है दैट वाज एन इनिशिएशन ऑफ प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है, ठीक है। तो जो है अपोजिट था किसके, जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा था। कब हो रहा था सेंट्रलाइजेशन? जो 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट से जो है शुरू हुआ था, और जो है 1833 के चार्टर एक्ट के अंदर अपने चरम पे था। अब देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1833 हमने पीछे पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा कि मेनली जो है उसका फोकस ही क्या था, सेंट्रलाइजेशन था। अब कहीं ना कहीं इस एक्ट के बाद जो है वो सारी चीजें जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो खत्म हो रही थी। अब डिसेंट्रलाइजेशन जो है उस पर फोकस ज्यादा हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन रिजल्टेड इन द ग्रांट ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस इन 1937। अब देखिए ये जो नीति थी लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, यानी कि लेजिस्लेटिव हस्तांतरण की, ठीक है, जो ये पॉलिसी थी, ये जो नीति थी, उसका जो रिजल्ट क्या था, वो ये था कि प्रोविंसेस को जो है एक पूरी तरीके से जो है उनकी आंतरिक जो है ऑटोनॉमी प्रदान की जा रही थी, कि वो जो है पूरी तरीके से अपने डिसीजन खुद ले सकते थे, अंडर नॉट जो है सेंट्रल वो जो था कंट्रोल जो था वो ज़्यादा इतना हावी नहीं था उनके पास, ठीक है। तो उनके पास जो है कंप्लीट ऑटोनॉमी जो है वो थी, ठीक है, 1937। ओके, नेक्स्ट फीचर्स पर चलते हैं इसके। देखिए, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब which were established in 1867, 1886 and 1997 respectively, ठीक है। नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है बनाई गई। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मतलब विधान जो है समिति, ठीक है, या फिर विधान परिषद कह सकते हैं, वो जो है जो भी उस टाइम पे कहा जाता होगा, ठीक है, विधान परिषद समिति, वो जो है बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्ट की प्रोविंसेस, ठीक है, और पंजाब, ठीक है, यहाँ पर जो है इनकी जो है अलग नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का जो है एस्टेब्लिशमेंट किया गया 1862 में बंगाल के लिए, 1886 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जैसे कि जो वेस्ट साइड में आता है, राजस्थान हो गया, पंजाब, ये सब जो है उस टाइम पर जो हमारा जो है क्या ज्योग्राफिकल जो भी फ्रेमवर्क था उस टाइम पे, ठीक है, तो उसके हिसाब से नॉर्थ वेस्ट में जो भी प्रोविंसेस पड़ते थे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल 1886 में वहाँ पर उसका सेटअप किया गया। 1897 में पंजाब में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसकी बनाई गई, ठीक है, जिससे कि वो अपने आंतरिक मामले खुद जो है अच्छे से संभाल सकते थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल मैटर्स खुद हैंडल कर रहे थे वो। अगर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, वायसराय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। वायसराय ने क्या किया कि नए रूल्स बनाए, ऑर्डर्स निकाले, जिससे कि जो है बिजनेस जो है यहाँ पर ये इस सेंस में कहा गया है कि जो भी कामकाज था सरकार का वो अच्छे से जो है बहुत अच्छी मैनर में और अच्छे से सुचारू रूप से आराम से हो जाए, इस तरीके से जो है वायसराय ने रूल्स रेगुलेशंस जो है उस टाइम पर जो है निकाले। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। 1859 में जो है लॉर्ड कैनिंग द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब देखिए पोर्टफोलियो सिस्टम के अंतर्गत क्या था, देखिए वायसराय की जो काउंसिल थी उसके जो भी मेंबर थे, ठीक है, वो जो है अपने अंडर जो है वो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट जो है संभाल सकते थे अंडर पोर्टफोलियो सिस्टम, और उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो भी मैटर आता था उस पर जो है वो अपने आप जो है
डिसीजंस जो है वो ले सकते थे और जो है फाइनल ऑर्डर भी जो है वो खुद से इशू कर सकते थे, ठीक है, बीइंग अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ वायसरॉय, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इट एम्पावर्ड द वायसरॉय टू इशू विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब देखिए इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया, वायसरॉय को इतनी पावर मिल गई कि अगर इमरजेंसी है तो वो जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो है बिना सहमति या उनसे विचार विमर्श किए जो है वो अपने आप जो है इशू कर सकते थे ऑर्डर्स वगैरह, ठीक है। ओके, लास्ट पॉइंट है, द लाइफ ऑफ सच ऑर्डिनेंस वाज ऑफ 6 मंथ। अब देखिए, अब इस तरीके के अध्यादेश की जो लाइफ थी, यानी कि जो कब तक ये चलता था, 6 मंथ तक जो है ये ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जो है वो लागू रहता था, जो वायसरॉय के द्वारा इशू किया जाता था ड्यूरिंग इमरजेंसी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, बेनिफिशियल रही हो आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।